हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सेट के इस नए वीडियो में, जहां पर हम लोग सेट के सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट करते हैं, जो भी रिलेटेड टर्म हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, वेन डायग्राम का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है वेन आइलर्स डायग्राम भी बोल रहे होते हैं। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि वेन और प्लस आइलर्स जो थे मैथमेटिशियन थे, इन दोनों ने कंबाइंड क्या थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाला था, जिससे हम लोग आज उसको पूरा क्लियरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेन डायग्राम के टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो मान लीजिए सेट आपके पास में कुछ सेट्स हैं, ए बी या सी सेट्स हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस पूरे रेक्टेंगल बॉक्स को लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब जानते हो आपको, उसमें क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद मान लिया जाए, हो सकता है कि एक सेट ए यहां पे बन गया, बी ये बन गया, हो सकता है सी ऐसे बन जाए। तो ये क्या कर रहे होते हैं, सेट को हम लोग इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसको हम लोग वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या होता है कि वेन डायग्राम में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है, उसको हम लोग एक वन बाय वन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला आपके पास में यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, ध्यान से देखिए जरा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। क्या होता है? ए यूनियन बी होते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका एक रिप्रेजेंट और क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी होता है। ठीक है, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये आपने मोस्टली जाना होगा, तो ए प्लस बी जान लो आज। ठीक है, अब ये होता क्या है भाई, ए यूनियन, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इसको हम लोग लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, ए कप ऑफ बी, कप ऑफ बी भी बोलते हैं। कप ऑफ बी मतलब देखो साफ साफ दिख रहा है, ये कप की तरह दिख रहा है, यहाँ पे कप की तरह दिख रहा है। ठीक है, देखो जब कप की तरह ये दिख रहा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ए कप ऑफ बी बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है, क्या होता है, ए ज्वाइन बी, ए ज्वाइन बी बोलते हैं। क्योंकि देखो ए और बी को ज्वाइन करवा दिया ना प्लस साइन से, तो इसको बोलते हैं ए ज्वाइन बी बोलते हैं। तीन नाम आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके लिए ये नया होगा, ये दो नया होगा, लेकिन इसको सीख लो यार। तो सीखने में कुछ नहीं जाता भाई, सीखना बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि सीखने से क्या होता है, वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं, क्या एक्चुअल में होता है ए यूनियन बी, उसको लोग समझ लेते हैं। सपोज करो एक वेन डायग्राम मैंने लिया, उस वेन डायग्राम में एक ए लिखा, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, बी सेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बी सेट हो गया। तो मान लिया जाए जो ए सेट है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसे वर्टिकल, ऐसे लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए सेट रिप्रेजेंट किया हमने ऐसे। ठीक है, और बी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने बी को। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का जो मतलब होता है वो होता है क्या, टोटल कवर्ड एरिया, टोटल कवर्ड एरिया। अब टोटल कवर्ड एरिया मतलब ये है, चाहे वो ए से जुड़ा हो, चाहे वो बी से जुड़ा हो, चाहे वो दोनों से जुड़ा हो। मतलब सिंपल सा आप एक लॉजिक बोलेंगे कि टोटल कवर्ड एरिया का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, या तो वो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। ठीक है, तो यहां पे टोटल कवर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, तो टोटल कवर्ड मतलब सारा ए और बी का पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ए यूनियन हम लोग बी बोल देंगे। इसमें कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको और भी देख लेते हैं, ए यूनियन बी को और रिप्रेजेंट, और हम लोग एलिमेंट के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको देखो ध्यान से। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यहां पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, इसको बोलते हैं। मतलब एक कोई एलिमेंट आप x ले लो, वो a में होना चाहिए, या तो वो b में होना चाहिए, या तो दोनों में होना चाहिए। और का मतलब यहां पे सिंपल सा लॉजिक यहां पे बन जाता है कि या तो वो एलिमेंट x a में है, या तो b में है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा यहां पर आपका यहां पर टर्म आ जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर मुझे आपको एक सिंपल वे में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वो x जो है आपका a में बिलोंग होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, b में होना चाहिए। तो मतलब आप इसको इस टर्म को, एक आपने एलिमेंट x ले लिया है,
वो एक्स क्या कर रहा है, ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो वही एक्स अगर आपको देखा जाए तो 100% ए में बिलोंग करना चाहिए और कहां बिलोंग करना चाहिए, बी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जब प्रूविंग की बारी आएगी तो हम लोग इसको यूज करेंगे, प्रूव हम लोग करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि प्रूविंग इसका ऑपरेशन जो परफॉर्म करना होता है, कुछ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। भाई इग्नोर नहीं करना है, उसको समझना है, उसको सीखना है, क्योंकि यूज में बहुत आएगा, फिर छोटी छोटी बातों में क्या है, यूज में बहुत आएगा, तो उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी यहाँ पे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं, एग्जाम्पल इधर लेते हैं। सपोज करो ए सेट आपने लिया, यहाँ पर ए सेट ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, अब बी आपने ले लिया यहाँ पर कितना, 3 4 5 6 7 8 आपने यहां पे ले लिया। ठीक है, आपसे कहा गया बताइए ए यूनियन बी का मतलब क्या है। अब सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, यहां पर ए यूनियन बी आप लोग क्या करते हो, पहले पहले कि आप लोग डायरेक्टली इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देख रहे हो, ऐसा मत करो। सबसे पहले काम क्या करो, इजी में बताता हूं आपको। सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट यहां पर लिख लो, ए के सारे एलिमेंट यहां पर लिख लो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सारे ए के एलिमेंट लिख लो। उसके बाद देखो बी में ऐसा एलिमेंट जो ए में आ चुका है, क्योंकि ऐसा होता है कि रिपीटिशन जो होता है वो हम लोग नहीं करते हैं, एक बार में एक एलिमेंट लिखते हैं। 3 लिखा है ऑलरेडी, 4 लिखा है बी का एलिमेंट, 5 नहीं लिखा 5 लिख लेंगे, 6 नहीं लिखा 6 लिख लेंगे, 7 नहीं लिखा 7 लिख लेंगे, 8 नहीं लिखा है। यहाँ पर आपके पास में ए यूनियन बी, आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेसिक चीज है, आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा एक बताइए, मान लिया जाए मैं कहता हूं कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी अगर होता, अगर ए ये जो ए है पूरा पूरा सबसेट, लास्ट टाइम मैंने बहुत बहुत अच्छे से डिफाइन किया सबसेट। ठीक है, जितने बच्चों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि सब बहुत बेहतरीन आप उसमें बताया, क्योंकि छोटी छोटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो ये ए जो है अगर ये सबसेट होता बी में, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होते, तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी कर रहे होते तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाती, उसमें आपके पास में ए यूनियन बी की जो वैल्यू आती वो क्या बी के इक्वल आ जाती, नहीं आती। मतलब कंडीशन क्या बनती है आपके पास में, कंडीशन क्या बनती, मान लिया जाए ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो बताइए सारा एलिमेंट आपका यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे तो बी आपका एज ए यूनियन काम करेगा नहीं काम करेगा, बी एज ए यूनियन काम करेगा नहीं काम करेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी जो है तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देख इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं इसको, या इसको हम लोग कभी कभी ए बी बी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ए बी बी लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं भाई। इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका एक नाम और है, क्या बोलते हैं इसको, ए कैप, ये कैप की तरह दिख रहा नहीं, ठीक है, ए कैप बी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दो नाम आपका यहां पर हो गया। ए मीट बी बोलते हैं इसको, कभी कभी ए मीट बी बोलता है, ए मीट बी भी बोलता है। ठीक है, तो आप इसको ये तीन तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इस बात को भी समझ लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए ध्यान से देखिए, सपोज करिए आपके पास में वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई एक दो सेट है, ए और बी है, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। ठीक है, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह होता है कि आपने अगर ए को रिप्रेजेंट किया था, ऐसे रिप्रेजेंट किया था, जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया, बी को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, पिछले वाले में दूसरा रिप्रेजेंट किया था हमने। ठीक है, तो ये जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला कॉमन पार्ट आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, डबल कवर्ड एरिया, डबल कवर्ड एरिया बोलता है। ठीक है, तो जो डबल आपका कवर्ड होगा उसको क्या बोल देंगे, ए इंटरसेक्शन हम लोग बी बोल देंगे। ठीक है भाई, चलिए आप ध्यान से देख लीजिए, इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। क्या होता है आपके पास में, ए इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 ले लेता हूं, और बी इक्वल टू मैंने ले लिया कितना, यहाँ पे 3 4 5 6 7 और 8 ले लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि भाई आप ये देखो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो आप बताओ, दोनों यहां पर 1 नहीं है, देखो साथ साथ दिखा, 2 भी नहीं है कॉमन, 3 है, तो 3 लिख लिया मैंने यहाँ पर,
4 है, 4 भी लिख लिया। क्या इसके अलावा कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा? तो इसका मतलब यह है कि आप किसी एक सेट को उठाया करो, किसी एक सेट को जो छोटा हो, जो सबसे छोटा हो वो उठाया करो, सबसे छोटा वाला सेट उठाया करो, उसको एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करो। देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है तो नोट कर दिया, यहाँ पे 4 है तो नोट कर दिया। उसके बाद आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे और रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको देख लो भाई यहाँ पे जरा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाता है भाई? इसका मतलब क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी आना चाहिए। एंड का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड का मतलब सिंपल से यहां पर मतलब क्या है कि अगर कोई आपके पास में ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना, कॉमन निकालना, तो इसका मतलब एक एलिमेंट अगर x है वो ए में बिलोंग कर रहा है तो साथ साथ वो 100% बी में भी बिलोंग होना चाहिए। यूनियन में क्या था? ए और बी लगा था, बट यहां पे क्या लगेगा? ए एंड बी लगा। इसका मतलब वो अगर ए में है तो 100% किस में होना चाहिए? बी में भी होना चाहिए। ये हो गया आपका इतना। तो अगर ये कहें कि अगर वो एक्स जो है बिलोंग कर रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो 100% वो एक्स ए में भी होना चाहिए और साथ में कितना होना चाहिए? एक्स बी में भी होना आपका यहां पर चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर से वही बात कर लेते हैं। मान लो ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ए इज द सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, तो आप बताओ ए इज इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास में? वो ए आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ए यहां पर लिखा है, बी ए लिखा हुआ है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा? जो एक एलिमेंट होगा वही कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में? हाँ, इसको मैं हटा रहा हूं, अभी जुकाम हो गया यार। ओके, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में? क्वेश्चंस क्या हमारे पास में देखिए जरा। a इक्वल टू कितना गिवन है? 3, 5, 7, 9, 11। b इक्वल टू कितना गिवन है? 7, 9, 11, 13। और c इक्वल टू कितना गिवन है? c इक्वल टू गिवन है 11, 13, 15। और d इक्वल टू कितना गिवन है? 15, 17 गिवन है। मान लिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको फाइंड करना? मान लो पहले केस में आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना। तो मैंने आपको बताया, तो छोटा एलिमेंट है उसको पकड़ा करो। इसको पकड़ा, ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। देखो 7 देखना है, 7 इसमें है तो 7 है, साफ साफ देख लिया। उसके बाद 9 है इसमें, देखो 9 भी है, साफ साफ देख लिया। उसके बाद क्या 11 है? 11 भी मैंने देख लिया। उसके बाद 13 है, 13 का नहीं देखना, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिल्कुल मैंने समझा दिया था। ठीक है, बी इंटरसेक्शन बी सी की बात करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास में? बी और सी को इंटरसेक्ट करना है, तो चेक करते हैं। ए 11 है, इसमें 11 है, बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद 13 है, 13 बिल्कुल है, यहां पर लिख दिया। उसके बाद क्या 15 है? 15 नहीं है, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ए यूनियन डी, उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करते हैं आप। ठीक है, चलिए एक एक काम, इसको लाइन बाय लाइन करते हैं। मतलब इसको पहले एक काम करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी लिख लिया, यहाँ पर कितना आएगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? यूनियन बी में जो एक एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट लिख लो। यहाँ पर 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया, 9 लिख लिया, 11 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद चेक किया करो क्या बी के एलिमेंट जो है इसमें, उसको एलिमिनेट कर दो, बाकी एलिमेंट लिख दो। 7 है, साथ साथ दिख रहा है, 9 भी है, 11 भी है, 13 नहीं था, 13 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ए यूनियन बी आ गया। उसके बाद चलिए बी इंटरसेक्शन सी बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी कितना आ जाएगा? तो बी लिख लो सारा 7, 9, 11, 13 लिख लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद सी में चेक करो क्या एलिमेंट आपका 7 इसमें, देखो ऑलरेडी यहाँ पर 7, यहाँ पर 11 देखते हैं। 11 यहाँ पर है, लिखा है ऑलरेडी, 13 है ऑलरेडी है, 15 है ऑलरेडी, 15 यहाँ पर आपने यहाँ पर लिख लिया, तो आपके पास में बी यूनियन सी आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करते हैं। तो जो छोटा लिख लो, देखो भाई छोटा क्या, दोनों लगभग वही दिख रहा है। देखा 7 इसमें है, चलो 7 लिख दिया। उसके बाद 9 इसमें है, 9 भी लिख दिया। उसके बाद 11 है, 11 भी लिख लिया। उसके बाद 13 है, 13 भी लिख लिया। तो आपके पास में जो सेट की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास में ये आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन के थ्रू भी आप इसको समझ गए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पे चलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है उसको समझ लेते हैं।
इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी, ठीक है। एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं भाई, सीख लो, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट होता क्या भाई? डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो इसमें कोई भी कॉमन पार्ट अगर नहीं है आपका फाई, कोई भी इसमें कॉमन पार्ट नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। एग्जांपल, अगर मैं इसको पहले वेन डायग्राम को देखता हूं, तो वेन डायग्राम को अगर मैं ये देखता हूं कि अगर ये ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, तो इस ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको यहां पर, तो ए इंटरसेक्शन बी के बाद में जो डबल कवर एरिया नीचे, तो वो है ही नहीं को, वो क्या है? नहीं है ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो जरा, एग्जांपल ले लिया, एक सेट ए ले लिया, सारे ऑड नंबर का टर्म मैंने ले लिया यहाँ पर, एक सेट बी ले लिया मैंने, सारे इवन नंबर का टर्म ले लिया। तो बताइए दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, नहीं आएगी? तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात समझिए ध्यान से। चलिए 5 क्या होता है? 5 का मतलब होता है जिसमें कुछ भी ना हो, 5 का मतलब ये होता है। चलिए 5 से कुछ याद आया है, इसमें क्या है 5 का मतलब? देखो 5 मतलब क्या होता है कि वाईफाई के इस दौर में 5 का कोई काम नहीं। मतलब यह है कि अगर आप इस इंटरनेट वाली दुनिया में आप ये सोचो कि आप इंटरनेट के थ्रू कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तो ये 5 होता है, दैट इज नल। ऐसा कोई मतलब नहीं। वाईफाई के इस दौर में 5 का कोई मतलब नहीं, मतलब नल का कोई मतलब नहीं। वाईफाई के इस दौर में 5 का कोई मतलब नहीं। 90% आने पर भी सिलेक्शन भी श्योर नहीं। 90% आने पर भी सिलेक्शन भी श्योर नहीं। दूर हो जाओ उन डिस्ट्रैक्शन से, दूर हो जाओ उन डिस्ट्रैक्शन से, एक बार कट गया तो संभलना भी मुमकिन नहीं। बात समझा गई है? तो इसको लगे रहिएगा, सारी चीजें आप करते रहिएगा। मतलब यह है कि अपने आप को हर चीज में अपडेट रखिएगा, वो भी अच्छे वाले टर्म में। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए इसका नया पार्ट हम लोग करते हैं। क्या है अगला पार्ट? इसको मैं हटा रहा हूं भी, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए क्या, हाँ, इसका अगला पार्ट क्या है हमारे पास में? डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है? मान लिया इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम लोग? a माइनस बी या फिर b माइनस ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये दो तरीका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का। इसको कभी कभी हम लोग ये भी लिख देते हैं, a स्लैश b भी लिख देते हैं हम लोग, ये भी लिख देते हैं, कभी कभी हम लोग ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब a माइनस बी का क्या मतलब होता है? इसको पहले मैं लैंग्वेज के टर्म से मैं आपको समझा देता हूं कि a के एलिमेंट जो b में ना हो, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए उसको क्या बोलते हैं? a माइनस बी बोलते हैं। b के एलिमेंट जो a में ना हो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? b माइनस ए बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर पहले इसको वेन डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं, क्या होता है कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में दो सेट a और b गिवन है, a और b गिवन है, मान लो ये a है और ये आपके पास में b है, ठीक है, ये b है, तो a का एलिमेंट जो b में ना हो तो एग्जैक्टली यही होगा ना, यही होगा ना। देखो भाई, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं, साफ साफ दिख रहा है, ए का जो टोटल एलिमेंट था जो बी में नहीं वो इतना पार्ट है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा। अब इसको यहां पे कैसे लिखते हैं? सेट के थ्रू कैसे लिखते हैं? इसका मतलब ये होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? b नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई कि वो x में a में तो होना चाहिए बट साथ में वो b में नहीं होना चाहिए। तो b बिलोंग्स b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू b हो जाएगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ये आपके पास में a माइनस बी यहां पर आपको मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको जरा एग्जांपल के थ्रू देख लें। एग्जांपल में क्या कैसे देखेंगे इसको? एग्जांपल में सपोज करो a के एलिमेंट कितना है आपके पास में? 1 2 3 4 ले लिया, और b आपके पास में कितना है? आपके पास में 3 4 5 6 7 8 ले लिया, ठीक है।
तो अगर आपको a माइनस बी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो a का एलिमेंट देखो 1 नहीं है, साफ साफ दिख रहा 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, चलो 2 भी नहीं है, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 है नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1,2 आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। b माइनस ए कितना आ जाएगा आपके पास में, b माइनस ए कितना आ जाएगा, b के एलिमेंट जो a में ना हो, देखो 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो आपके पास में कितना आ गया, b माइनस ए आपके पास में आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार साफ साफ देख रहे हो, एक बार क्या आपने क्लियर किया कि पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग की a माइनस बी की जो वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है। a माइनस बी की जो है वैल्यू है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है। और आप एक चीज आप भी साथ साथ यहां पे देख रहे हो, साथ साथ क्या देख रहे हो कि पॉसिबिलिटी यहां पर a माइनस बी की, यहां पर n जो है वो भी आपका दिख रहा है साफ साफ n b माइनस ए के इक्वल, यहां पे आपका नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एन ए माइनस बी और ये सेट भी आपका इक्वल नहीं है, कार्डिनलिटी भी क्या है आपकी इसकी इक्वल नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला टर्म देखते हैं यहां पर कि थर्ड नंबर क्या है यहां पर, अगर सपोज करो आपके पास में यहां पर a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या सबसेट ऑफ a होगा नहीं होगा, a माइनस बी जो हो जाएगा वो सबसेट ऑफ a माइनस ए की, देखो a माइनस बी के एक एलिमेंट जो b में नहीं है, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो a के सबसेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पे दिखाओ जरा, या देखो जरा a माइनस बी हमने यहां पे निकाला, देखो a माइनस बी की वैल्यू कितनी यहां पे देखो 1,2 है, 1,2 है यहां पर, इसकी वैल्यू क्या वो इस a के सबसेट दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा सबसेट, मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था b माइनस ए का मतलब कितना हो जाएगा, b माइनस ए का मतलब कितना हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू कितना, सबसेट ऑफ कितना आ जाएगा, b आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देख लेते हैं भाई। b माइनस यहां पर है, देखो सबसेट दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, सबसेट दिख रहा नहीं दिख रहा भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, a माइनस 5 का वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है, a को अगर 5 से माइनस करोगे तो आपके पास में एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगला क्या कर लेते हैं, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, ठीक है इतना बहुत है, ठीक है इतना बहुत है, इतना आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें हाँ एक चीज और था भाई, क्या चीज था वहां पे, a माइनस ए की जो वैल्यू आती है वो 5 आती है, a के एलिमेंट जो a में ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, इतने समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, क्वेश्चन हाँ एग्जांपल थ्रू हो चुका है, अभी इस पे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं हम लोगों को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है ये, इस बात को समझ लेते हैं। दो सेट ए और बी को, ए और बी अगर लिखा हुआ है तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है समझ लेते हैं यार। इसको या तो आप a प्लस बी ऐसे लिखते हैं, या तो आप a डेल्टा बी ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं। इसका मतलब एक क्लियर बात होती है कि x यहां पर जो होता है वो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होता है। वेन डायग्राम को देख लेते हैं क्या भैया होता है। वेन डायग्राम में क्या होता है, अगर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर सपोज करो ये a है, ये b है, ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी ये होगा, बी माइनस ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब जो कॉमन पार्ट हमारे पास में होगा, जो कॉमन पार्ट आ गया उसको हटा देंगे। इसका मतलब इसको एक चीज और लिख सकते हैं फिर क्या हम लोग कि ए यूनियन बी में से, ए यूनियन बी में से आप क्या कर दो, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। ठीक है, जितना वेन डायग्राम में आप फोकस रखोगे तो आपको कुछ चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप आराम से जो कर लोगे। देखो ए माइनस ए यूनियन बी के टोटल पार्ट में से आप इसका कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट माइनस कर दो। ठीक है भाई, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लेते हैं इसको एग्जांपल में, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ले लिया, और b इक्वल टू मैंने कितना ले लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लिया मैंने। तो सबसे पहले आपको सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए करना पड़ेगा। तो आप एक काम बताइए, पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, एक एलिमेंट जो b में ना हो 1, 2 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा b माइनस ए कितना आ जाएगा आपके पास में, ठीक है कितना आ जाएगा 5, 6,
7,8 आ जाएगा। तो a इन डेल्टा b कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1, 2, 5, 6, 7, 8। इसको वेन डायग्राम में आप देख ले भाई, क्या हो सकता है ऐसा। फिर से देख ले इसको एक बार। देखिए ये क्या हो गया? a हो गया, ये क्या हो गया? b हो गया। तो a देखो 1, 2, 1 और 2 अलग अलग है, उसका 3, 4 दोनों में कॉमन है, 3, 4 दोनों में कॉमन हो गया, और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 अलग हो गया। तो ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो, बाकी लिख लो 1, 2, 5, 6, 7, 8 आपके पास में क्या गई? वैल्यू। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात आपका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। क्या है इसका? वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? ए डैश या ए सी से लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया? और इसका मतलब ये हो गया सिंपल से बात कि x सच दैट x बिलोंग्स टू यू और एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात यहां पे? ये आपके पास में एग्जैक्टली टर्म आ गया। ठीक है, फिगर भी देख लेते हैं भाई, वेन डायग्राम भी देख लेते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, क्या होता है ये। ए अगर सपोज करो ये ए लिया हुआ है, तो ए यू माइनस ए का मतलब ये होगा सिंपल, ये होगा नहीं होगा? मतलब u माइनस ए कितना हो जाएगा आपके पास में? ए डैश आपके पास में u माइनस ए आ जाएगा आपके पास में, कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लिया, ए इक्वल टू ले लिया, मान u इक्वल टू मैंने ले लिया यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लिया। ठीक है, ए आपके पास में कितना गिवन है? 1, 3, 5 गिवन आपके पास। तो आप मुझे बताओ u माइनस ए अगर निकालना, आपको a कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो u माइनस ए होगा। तो u के एलिमेंट जो a में ना हो, क्या है? 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6, 7, 8 आपके पास में क्या आ जाएगा? ये आपका a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में क्या आ जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगला पार्ट इसका कर लेते हैं, प्रॉपर्टी कर लेते हैं, क्या होता है। चलिए पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है कि अगर आप u डैश का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाई आएगा। यू डैश का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आपके पास में आ जाएगी। तो उसी तरीके से अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो जरा ध्यान से, कि अगर मान लिया जाए आपके पास में ये यू है, ये यू है, तो इस यू का कॉम्प्लीमेंट, यू के एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? यू डैश का मतलब यू माइनस यू हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना, यू माइनस यू। तो यू का यू में माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और इसका मतलब कितना हो गया आपके पास में? 5 माइनस यू हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा? 5 u माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, u माइनस 5, तो u माइनस 5 का मतलब कितना आ जाएगा? u आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, थर्ड पे आते हैं। अगर आप किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वही सेट आपको मिल जाएगा। किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास में वही सेट मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, 4th नंबर पे आते हैं। a यूनियन a डैश की जो वैल्यू होती है वो a के इक्वल होती है। a यूनियन a डैश की जो वैल्यू होती है वो a के इक्वल होती है। मतलब a है, पहले आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसका यूनियन कर दोगे तो आपके पास में a आ जाएगा। 5th नंबर क्या आपके पास में? a इंटरसेक्शन a डैश की वैल्यू कितनी आती है? 5 आती है। ठीक है, तो आपके पास में ये 5 प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एग्जांपल लेके थ्रू कर सकते हैं। आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। a डैश, चलो a डैश ये निकाला आपने, a डैश निकाला। अब एक काम करते हैं, a डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो आप u से माइनस करो तो 1 आपने यहाँ पे माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, 2 है, 3, 4 नहीं है, 2 है, 4 है, 3 नहीं है। उसके बाद कितना है आपके पास में? 5 नहीं है, 6 है, 7, 8 नहीं। तो आप बताइए एक इक्वल आ गया नहीं आ गया? एक इक्वल आ गया नहीं आ गया? ठीक है, a यूनियन a डैश, अब यहाँ पर a है, यहाँ पर ये है आपके पास में, तो a यूनियन a डैश कितना आ जाएगा आपके पास में? इन दोनों में यूनियन, पहले 1, 3, 5 लिख लेते हैं हम लोग। 1, 3, 5 लिख लिया, उसके बाद कितना आया? 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8 आ गया नहीं आ गया?
देखो ये यू के इक्वल लिखा नहीं लिखा, और मैंने आपको बताया था सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। आगे यू के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास में क्या, ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास में, देखिए जाए ध्यान से, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए यहाँ ए डैश यहाँ पर, ये दोनों का इंटरसेक्शन देखो, कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या चीज इसमें हो सकती है, आगे पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा, एक आपको एक वेरिफिकेशन का टर्म देखना, जरा इसको मैं हटा देता हूं। एक वेरिफिकेशन है, उसको देख लेते हैं ध्यान से भाई क्या है, उसको तो देख लेते हैं, बेटर रहेगा। देखो यहां पर क्या है, u इक्वल टू आपको गिवन है, यहां पर कितना u इक्वल टू कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गिवन है, ठीक है। a इक्वल टू कितना गिवन है, 2 4 6 8 गिवन है। b इक्वल टू कितना गिवन है, 2 3 5 7 गिवन है, ठीक है। आपसे ये वेरीफाई करवा रहा, तो ये वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का जो यहां पर डैश है, दैट विल बी ए डैश बी डैश के इक्वल, आपको पहला वेरीफाई करना है। दूसरा वेरीफाई करना है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो ए डैश यूनियन बी डैश आ जाएगा, ठीक है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है भाई। ये आपने सुना होगा कभी। इसको प्रूफ करेंगे अभी अलजेब्रा ऑफ सेट्स में आएंगे तब प्रूफ करेंगे। फिर ध्यान से देखते हैं, पहले इसको, पहले एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ये आपके लिए एचडब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं। तो ए यूनियन बी डैश कितना हो जाएगा भाई, ए यूनियन बी पहले निकालते हैं, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा पास में, ठीक है। कितना आ जाएगा, पहले ए लिख लेते हैं, 2 4 6 8 लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आप बी की वैल्यू देख लो क्या है बच्चे, 2 है इसमें लिख लिया, 3 नहीं है, 5 नहीं है और 7 नहीं है, तो आपके पास में ए यूनियन बी आ गया। तो ए यूनियन बी का जो डैश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो यू के एलिमेंट जो इसमें ना हो, देखो 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 3 है, 3 है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 भी है, 7 7 भी है, 8 8 8 भी है, 9 नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ टोटल वैल्यू आ गया आपके पास में ये, ठीक है। क्लियर बात, 1 ए यूनियन बी का डैश ये आ गया। अब ये काम करते हैं भाई, क्या निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं। ए डैश कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो जरा भाई, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, ठीक है। आपके पास में आ गया। ए बी डैश निकालते हैं, बी डैश निकालते हैं, बी डैश कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 भी है, 8 9, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आ जाएगा, 1, उसके बाद 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 8 8 आपके पास में, 8 नहीं 9, आपके पास में 9 कॉमन है ना, दोनों में 9 कॉमन है। तो देखो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको एक बात देखोगे कि यूनियन निकालने के बाद अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कि आप अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेके उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, वो वैल्यू आपके इसके इक्वल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको ध्यान समझेंगे। और उसके बाद एक बचेगा आपका, जहां पर जो हम लोग वेन डायग्राम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है वो भी कर लेंगे। तो 2 वीडियो भी और आएंगी, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका सेट यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके, टिल देन बाय बाय।